नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 12 सितंबर 2023 और ये है द हिंदू से एडिटोरियल रीडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो आप समझ चुके होंगे इसके हेडिंग से ये किस बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारे खाद्य मसले पर लिखा हुआ है, खाने के मसले पर, कि भारत के अंदर कैसे हमें फूड की इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है और क्या हम कर सकते हैं जिससे हम इससे बाहर निकल जाएं। तो शुरू करते हैं अपना ये एडिटोरियल। तो शुरू में ये कहते हैं यहाँ से कि भले ही भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था श्रृंखला में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर भारत को बढ़ती खाद्य पदार्थ के दामों से भी जूझना पड़ रहा है। 2019 के बाद से खाद्य पदार्थ के दाम में वृद्धि तेज़ी से देखने को मिलती है और उसके आगे के वर्षों में वृद्धि बढ़ती ही नज़र आती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की एक बड़ी गरीब संख्या खाने के लिए जूझती होगी और पोषण से वंचित रहती होगी। अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से यहाँ पर डाटा प्रेजेंट करते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 74% जनता हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती, लगभग 100 करोड़ लोग। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ये जो डाटा है एफएओ का, ये कहता है कि भारत में करीबन 74% ऐसी जनसंख्या है भारत की जो हेल्दी डाइट एक अफोर्ड नहीं कर सकती। एक ऐसी डाइट जिसमें पोषण मुक्त जो डाइट हो, जिसमें पोषण भरा हो, पोषण हो, तो वो करीबन 100 करोड़ लोग भारत के ऐसी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये 2021 का स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट का आंकड़ा है। इसके आगे हम चलते हैं। तो वाई दिस फाइंडिंग इज प्लॉजिबल, यहाँ हम बात करते हैं। तो द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई शहर में 2018 से 2023 के दौरान एक थाली की कीमत में 65% तक की वृद्धि हुई, जबकि दिहाड़ी मजदूरों की आय में कुल 38% की वृद्धि देखने को मिली। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कितना तेज़ बढ़ा है भारत के अंदर। जो एक थाली का दाम है उसमें करीबन, अगर मान लीजिए कि 2018 और 23 के पहले का हम साल लेंगे तो उस टाइम पर अगर मान लीजिए 100 रुपये की एक थाली बन जाती थी, पोषक थाली जो जिसमें हेल्दी डाइट शामिल हो, वो अब 165 रुपये में ही बन पाएगी। तो ये एक डाटा था जो आया था द हिंदू के रिपोर्ट में। अब ये जब बात करते हैं कि जो इंक्रीज इन वेजेस है, जो लेबर है उसकी जो तनख्वाहों में वृद्धि है, वो अगर हम डेली वेज वाले को देखेंगे तो उसकी में 38% की जो वृद्धि हुई है उसकी। अगर वो 100 रुपये कमाता था तो वो 138 रुपये अब कमाता है। और अगर हम सैलरीड पर्सन को देखेंगे जिसकी सैलरी फिक्स है महीने की, तो उसकी जो इनकम में वृद्धि हुई है वो मात्र 28% की हुई है। और यहाँ जब हम फूड इन्फ्लेशन देखेंगे, हम खाने का अपना इन्फ्लेशन देखेंगे, तो खाना हमें नज़र आएगा कि बहुत इसके खाद्य पदार्थों के दाम बहुत तेज़ बढ़े हैं भारत के अंदर। आपको याद होगा कि कोरोना के लॉकडाउन के टाइम के बाद से देखने को मिला है कि जो इन्फ्लेशन है भारत के अंदर वो पीक पर ही चलता है, हाई चलता है। और जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर हम केवल फूड इन्फ्लेशन की बात करें, खाद्य पदार्थ के इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो भी बहुत ऊपर रहता है। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी भी पदार्थ के किसी दाम में वृद्धि होना, किसी भी खाद्य पदार्थ के या किसी भी अन्य पदार्थ के दाम में वृद्धि होना। तो जनरल टर्म्स में इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि कहीं पर कोई सामान 10 रुपये का मिलता था और उसके दाम में 3 रुपये की वृद्धि हो गई, तो हम मानेंगे कि 13 रुपये जो उसका नया दाम है, तो ये 3 रुपये जो है इसे हम परसेंटेज टर्म में जब निकालेंगे तो हमें इन्फ्लेशन पता चल जाएगा कि कितना इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो 3 है तो 30% यहाँ पर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर। अब ये यही बात करते हैं कि अगर खाद्य के दामों में जो वृद्धि हुई है, खाद्य पदार्थ के दामों में, तो जो वेजेस हैं, जो
कमाई है वो भी बढ़नी चाहिए थी उसी रफ्तार के साथ, लेकिन वो उतनी रफ्तार के साथ बढ़ती हुई नहीं मिलती है हमें। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो वेतन वाले लोग हैं उनके वेतन में 28% की वृद्धि हुई है मात्र। तो आप समझ सकते हैं कि 65%, ये एग्जाम्पल है मुंबई सिटी का, तो वहाँ पर जो एक थाली बनाने की कीमत थी वो 65% तक बढ़ गई है उसके दाम में। और लेकिन जो आय है वहाँ के लेबर की, वर्कर की या किसी सैलरीड एम्प्लॉयड की, तो वो 38% और 28% ही बढ़ी है। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 का जो डाटा है उसमें पाया गया कि करीबन 50% वयस्क महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। तो आपको अनीमिया के लिए भारत बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है कि अनीमिया से लड़ना है उसे, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को यही नज़र आ रहा है कि अनीमिया जो है वो, अगर इस डाटा की हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के डाटा की, तो हमें देखने को नज़र आ रहा है कि करीबन 50% वयस्क महिलाएं जो हैं वो भारत के अंदर अनीमिया से ग्रसित हैं, उन्हें अनीमिया की सिचुएशन है। अब आगे हम देखते हैं, तो भारत को स्वस्थ पोषण प्रदान कर पाना हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आरबीआई की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आई, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भारत के अंदर बढ़ता ही रहा और खाद्य इन्फ्लेशन भी निरंतर ऊपर बना रहा है। तो आप अभी देख सकते हैं कि अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है भारत के अंदर वो ऊपर ही बना रहता है, और कभी किसी चीज़ के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे अभी टमाटर का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो टमाटर के दामों में हमें वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरी थाली जो है उसका जो बजट है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केवल टमाटर के दाम बढ़ गए तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब ओवरऑल हम थाली देखेंगे तो उसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद ये बात करते हैं कि भारत के पास हरित क्रांति, यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो ये कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो भारत के पास हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसका अनुभव है। हरित क्रांति से भारत को दोनों तरह के अनुभव प्राप्त हुए हैं। जैसे जो फायदे हुए हैं भारत को हरित क्रांति से, तो पैदावार भारत के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिली हरित क्रांति के बाद से। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पढ़ चुका है, कवर कर चुका है, तो उसे पता होगा कि भारत के अंदर जो है वो अनाज की कमी हो गई थी। उसके बाद करीबन 1965 के बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई और 67 में ये एक तरह से लागू करा जाने लगा। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भारत में, और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू करा गया तो इसके परिणाम स्वरूप हमें पाया गया कि भारत में जो अनाज की कमी थी वो पूरी हो गई है, और भारत इतना अनाज उगा लेता है कि भारत अनाज एक्सपोर्ट भी करने लगा, जिसे हम हिंदी में निर्यात कहते हैं। तो भारत निर्यात तक करने की स्थिति में आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते। तो ये उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमें जो फ़ायदे हुए थे, तो वो पैदावार में हमें फ़ायदे हुए थे। हम एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ गए थे खाद्य पदार्थ में भारत के अंदर, और साथ ही साथ हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिले थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर से, जो कि जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि जो पंजाब एरिया है वहाँ पर मिट्टी में ज़्यादा केमिकल डालने की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो ख़राब होने लगी है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक नुकसान है जो हमें देखने को मिला था। अब ये कहते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे भारत भूखमरी से निकलकर दोबारा दौड़ने लगेगा। हमें उन अनुभवों को इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से अनुभव निकल के आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है भारत के, तो हमें वो अप्लाई करने चाहिए। यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो काम है, जो इन फूड की सिक्योरिटी से लड़ने का काम है, खाना प्रदान कराना हर किसी को भारत के अंदर अगर ये करना है पॉसिबल, तो ये सभी राज्य सरकार साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है, सबके साथ में मिलके उठाए कदमों से ही पॉसिबल हो सकता है। आगे हम स्टैटिक सेक्शन देखते हैं, तो भारत के अंदर हम फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स देखते हैं। तो भारत के अंदर अभी तक क्या क्या फूड सिक्योरिटी पाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो उन्हें हम देखते हैं। तो क्विक पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चालू कराया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके तहत क्या होता है, स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को और अनीमिया को, लो बर्थ वेट बेबीज को, इन पर यहाँ काम होता है।
डाइट्स दी जाती हैं, वर्कर्स रखे जाते हैं ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में ला सकें, न्यूट्रिशन दिया जा सके भारत को। तो यहाँ पर जब स्टंटिंग की बात होगी तो स्टंटिंग के टाइम पर क्या होता है कि एज के साथ हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, एज के साथ हाइट नहीं बढ़ती है, तो हम स्टंटिंग कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि पोषक तत्व कम खा रहे हैं खाने के अंदर। अनीमिया, उसके बाद लो बर्थ वेट बेबीज, तो ये लो बर्थ वेट कैसे हो जाता है बेबी का, कि जब उसकी माँ को एनफ पोषण नहीं मिला होता, अच्छी डाइट नहीं मिली होती है, जब बेबी प्रेगनेंसी में होता है उस टाइम पर, तो हमें देखने को मिलता है कि लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। तो इन्हीं सब चुनौतियों से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद भारत की तरफ से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की भी शुरुआत की गई थी, और इस मिशन के तहत क्या किया गया था कि जितने भी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम कम रहें, हर किसी को इजीली जो खाना है वो अनाज है वो पहुंचाया जा सके सरकार द्वारा। इसके बाद हम ज़ीरो हंगर प्रोग्राम को देखते हैं। तो ज़ीरो हंगर प्रोग्राम बेसिकली फूड सिक्योरिटी की बात करता है और हंगर को ख़त्म करने की बात करता है। अब यहाँ पर हंगर शब्द आप समझ लें, ये थोड़ा, अब यहाँ पर हंगर का मतलब ये नहीं है कि केवल किसी को भूख लगी हुई है। हंगर का शब्द का मतलब है जैसे कोई आदमी कुछ खा भी रहा है लेकिन अगर उसमें पोषक तत्व नहीं ले रहा है, सारे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो इसे भी हम हंगर कैटेगरी में डालेंगे। तो ज़ीरो हंगर प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं जो मिलने चाहिए एक इंडिविजुअल को उसकी ग्रोथ के लिए, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद ईट राइट इंडिया मूवमेंट, यहाँ बात होती है तो सिटीजन को एनकरेज किया जाता है सरकार द्वारा अच्छा खाने और साफ जो सेफ खाना होता है उसी को खाने के लिए। आगे हम देखते हैं तो फूड फोर्टिफिकेशन की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ देख लें मेरे साथ। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कोई भी चावल है मान लीजिए, तो चावल को अगर हम फोर्टिफाई करेंगे तो इसमें बाहर से और न्यूट्रिएंट्स हम चावल के अंदर डाल देंगे, पाउडर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम डाल देंगे और न्यूट्रिएंट्स को डाल देंगे, तो इसे हम कहेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे विटामिन ए ऐड करवा देंगे या कोई और विटामिन ऐड करवा देंगे किसी भी अलग जो भी हमारा डाइटरी प्रोडक्ट होगा उसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे एक तरह से फूड फोर्टिफिकेशन। तो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे गेहूं के आटे के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है भारत का, चावल के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है, और भी अन्य चीज़ें हैं जिनके अंदर फूड फोर्टिफाई करने का प्रोग्राम भारत चलाता है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो आपको ये वर्ड बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, फोर्टिफिकेशन का मतलब। उसके बाद ये अगला जो पॉइंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो भारत सरकार 2013 के अंदर एक एक्ट लेकर आई थी जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इस एक्ट के तहत आप समझ सकते हैं कि राइट टू फूड दे दिया गया है लोगों को भारत के अंदर। तो भारत के अंदर लोगों के पास राइट है फूड मांगने का, खाने का अधिकार है, और ये इस एक्ट के तहत लोगों को मिला है। इसके तहत क्या होता है, सब्सिडी में ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चावल, गेहूं, आटा, तेल, ये सब चीज़ें, और बहुत कम दाम में, 1, 2, 3 रुपए के दाम में बीपीएल फैमिलीज़ को। और साथ ही साथ जो एपीएल फैमिलीज़ भी हैं वो भी यहाँ से राशन ले सकती हैं, लेकिन उनका दाम थोड़ा ज़्यादा रहेगा बीपीएल के मुकाबले। अब आपको एक चीज़ समझना है कि भारत के अंदर जो एनएफएसए प्रोग्राम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है, तो इसके तहत करीबन 2/3 लोगों को, भारत की जितनी संख्या है, जैसे भारत में हम मानते हैं 140 करोड़ लोग हैं इस वक्त, और तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो ये 2/3, 140 करोड़ में 2/3 लोगों को, 2/3 लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है आज भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी एक्ट है भारत के अंदर। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पूरा एक सिस्टम तैयार करना जिसमें लोगों को कैसे अनाज बांटा जाएगा, कैसे लोगों को अनाज पहुंचाया जाए, तो पूरा एक सिस्टम जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। आप राशन की दुकानें जानते होंगे, तो ये सब इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और इसका पर्पस था
प्रोक्योर करना मतलब लेना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। किस चीज़ को? जो भी अनाज होगा उसे ये प्रोक्योर करेगी किसान से, उसे स्टोर करेगी, उसे रखने का काम और उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये सब काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला था। और इसी को देखकर ये भी आज देख सकते हैं कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो मेजर रोल प्ले करती है भारत की फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने में। तो यही बेसिकली था